अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। कराची पर एक बार फिर अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा मंडला रहा है। मॉनसून का पहला स्पेल शुरू हो चुका है। गुलशन हदीद, मलिर, शारा फैसल, सदर, FB एरिया, नाज़िमाबाद, सुरजानी टाउन, औरंगी, कोरंगी, तकरीबन हर जगह नाज़रीन वक्फे से हल्की या तेज़ बारिश जारी है। वैसे तो कराची वाले इस मौसम को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन पिछला जो तजर्बा हमारा ख़तरनाक रहा है उसके बाद खुश रहना बनता नहीं है। अब महकमा मौसमियात ऐसा कह रहा है कि जो हालिया सिलसिला है ये जुमे तक जारी रहेगा और कराची के अलावा हैदराबाद, ठट्टा, बदीन में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। आज पहली बारिश में ही बेशतर के ड्रेन सिस्टम जवाब दे गए हैं। गलियों की बात तो छोड़िए, पुख्ता सड़कें तालाब बनी हुई हैं। जिस शहर में पौश इलाके भी नाज़रीन महफूज ना हो, वहाँ मिडिल क्लास और गरीब आबादियों का तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। ये डिफेंस के मनाजिर ज़रा देखिए, दिखा रही हूँ आपको। शहरी तो घरों के अंदर ही महदूद हैं, लेकिन जो बेचारे बाहर निकलने वाले हैं वो गाड़ियों में मैसूर हैं। मैं खुद 2 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसी रही हूँ। शहर तैलाब तो बिजली भी नायाब है। पहली बूंद पड़ी है और आधे से ज़्यादा कराची की तो बिजली बंद हो गई। अब हमेशा की तरह इस बार भी के इलेक्ट्रिक का वही एक बहाना, वही एक रोना कि फीडर स्ट्रिप कर गए। कुछ इलाकों में ऐसा हुआ, लेकिन बहुत सौ में 12 घंटे भी बिजली अभी तक बहाल ही नहीं हो सकी है। मुझे तो गुज़श्ता साल की तबाही फैलाने वो भूलती नहीं है अभी तक, जब पूरा शहर पानी में था और अंधेरों में डूबा हुआ था। औरंगी टाउन, सुरजानी, यूसुफ गोड समेत कई इलाकों में तो 6 फीट नाज़रीन याद है ना आपको पानी था। लोग अपने घरों में और घरों की छतों पर मैसूर थे। घर में जो था वो तबाह था, घर के बाहर भी कोई आसरा नहीं था। वज़ीर आला ने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि इतनी शदीद बारिश में कुछ हो ही नहीं सकता भाई। ईद ही छिपा और दीगर फलाही इदारों के रजाकार ना होते तो घर सलामत रहते, ना आवाम सलामत रहती। बारिश के पानी में कंटेनर तैरने, गाड़ियां डूबने, बेआसरा लोग और करंट लगने से दर्जनों अमवात हुई थी। याद है ना आपको? वो हाल था कि अलमान अल हफीज़। अंदरूने सिंध तो महीनों बाद भी पानी नहीं निकाला जा सकता था। अब इसीलिए शहरी परेशान है कि अभी पिछली बारिश के नुकसानात हैं वो दिल और दिमाग से गए नहीं हैं, उसके ज़ख्म अभी भरे नहीं हैं कि फिर अब दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। और शहर में जो 13 साल से बैठे हुए हैं वो बेचारे अभी तक सिस्टम के ऊपर डाल देते हैं सारी चीज़ें। महकमा मौसमियात तो गैर मामूली सूरत हाल की पेशगोई कर रहा है, लेकिन हमें इंतज़ामिया की तरफ से कोई गैर मामूली इक़दामात नज़र ही नहीं आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची कह रहे हैं कि इस बार पूरी तैयारियाँ और गुज़िश्ता साल जैसी तबाही होगी नहीं। कह रहे हैं वो ऐसा, यानी इस गुफ्तगू का लुब्बे-लुबाब ये कि कमिश्नर साहब कह रहे हैं जितनी बारिश हो जाए, इस बार हमारा सिस्टम बेहतर हो गया है, हमने काम कर लिया है और इस बार वो तबाही नहीं होगी। अब जनाब के दावों के मुताबिक शहर में कुछ काम हुआ भी है या नहीं हुआ, जो कराची में रहने वाले मुझ समेत वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि कितना काम हुआ है। अभी मैं ज़रा हमारे नुमाइंदे से भी बात कर लेती हूँ और उनसे मालूम कर लेती हूँ कि कुछ काम वाम हुआ है, कुछ सिलसिला हुआ है इस वक्त नाज़रीन। फिर एक और बड़ा मसला ये भी है कि क्योंकि ईद कुर्बा है सर पर, मवेशी मंडियाँ लगी हुई हैं, बारिश का पानी वहाँ जमा हो गया तो इंसानों के साथ साथ ऑब्वियसली ये जो व्यापारी हैं उनके लिए भी बड़ा नुकसान का बाइस होगा, जानवरों को बड़ा नुकसान पहुँचेगा, मवेशी बीमार हो सकते हैं। उमूमन ऐसे हालात में मवेशियों की कीमतें भी गिर जाती हैं। खुर्शीद आलम के पास चलती हूँ मैं आपको लेकर और उनसे जानती हूँ, खुर्शीद आलम क्या हुआ है? क्योंकि जैसे ही आगाज़ हुआ है देखा था मंडी में तो जानवर भी कम आए थे, फिर उसके बाद कीमतें भी बहुत ज़्यादा थी। अब तो बारिश हो गई है, सिस्टम क्या है, क्या हुआ है वहाँ पे? देखिए, ये इलाका 1-1.5 महीने के लिए आबाद होता है और उसके बाद ये इलाका जिस इदारे की अमलदारी है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें ताकि यहाँ पर मंडी लगने की सूरत में या किसी ऐसी सूरत में लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब थोड़ी देर की जो बारिश हुई थी उसमें यहाँ पर नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है और यहाँ भी आपको मेरे पस मंज़र में नज़र आ रहा होगा कि पानी भी जमा और साथ साथ यहाँ पर मवेशी जो हैं वो भी इसी कीचड़ में खड़े हैं। और हमने दिन में भी यहाँ पर देखा था कि जो व्यापारी हैं वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ से पानी निकाल रहे थे, कीचड़ साफ़ कर रहे थे और उसके बाद हमने देखा कि मजीर कैंटोनमेंट की गाड़ियाँ भी बाद में आई हैं, पानी निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जाहिर है कि न सिर्फ मवेशी मंडी के इस इलाके में, कि ज़ाहिर है कि यहाँ पर चंद सोसाइटियाँ हैं और ये एक वीरान इलाका है। 1-1.5 महीने के लिए यहाँ की किस्मत जागती है और एक आर्जी शहर आबाद होता है।
यहाँ पर भी ये सूरत हाल। इसके अलावा आप गुज़िश्ता साल की बारिशों का आप जिक्र कर रही थी किरण, तो यूसुफ गोट भी आप गई थी लास्ट ईयर। इस दफ़ा भी वहाँ पे यूसुफ गोट में चंद मिनटों की बारिश ने जलथल एक कर दिया है। और यही सूरत हाल उन तमाम इलाकों की है कि जहाँ पे नालों से तजावुज़ात साफ़ की जा रही हैं, लेकिन वहाँ पर भी पानी आएगा। इस साल भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। हमारे इदारे लाख दावे करें, लेकिन यूसुफ गोट में भी सूरत हाल ये थी कि वहाँ पर सीवरेज लाइन अब दुरुस्त की जा रही, जब मानसून सीजन बिल्कुल सर पर आ चुका है। और कमोबेश ये सूरत हाल हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, लेकिन उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में वो सहूलतें अभी तक हासिल नहीं है। चूँकि एक बहुत वीरान इलाका होता है, लिहाजा यहाँ पर मंडी लगती है, और मंडी लगने में हम देखते हैं कि ये चूँकि शायद ये आखिरी बारिशें होंगी, क्योंकि अगले साल जो मंडी लगेगी। अब आप ये सारी चीजें देख रहे होते हैं, आप मुझे सीधा सीधा चीजें बता सकते हैं? पिछले अगस्त से लेकर अगला मॉनसून आ गया, सर पर खड़ा हो गया, वो 1100 अरब का पैकेज भी आ रहा था वजीर आजम साहब की तरफ से, यहाँ सिंध हुकूमत ने भी काम करना था। कौन से ऐसे काम थे जो हो सकते थे? और फिर अगर ये अर्बन फ्लडिंग का इस बार खदशा है तो वो नुकसान नहीं उठाता शहर जो पिछले साल उठा चुके हैं? क्या क्या काम हो सकते थे जो सिरे से हुए ही नहीं, छेड़े ही नहीं गए? देखिए, जो काम हो सकता था वो ये था कि मानसून सीजन ख़त्म होने के बाद सितंबर से बहुत जंगी बुनियाद किसी की भी लगाई जाती है कि जिन इलाकों में ये केएमसी को भी पता है, केडीओ को पता है और कंटोनमेंट बोर्ड्स को भी पता है कि शहर में चोकिंग पॉइंट्स कौन कौन से हैं और वहाँ पे कैसे काम हो सकता है, लेकिन नहीं किया गया। दावे सबने किए, बेहतरीन किस्म के दावे कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। कागज़ों में और टेलीविजन के ऐलानात में सब कुछ हुआ, अमलन कुछ नहीं हुआ। और इस दफ़ा फिर खदशा है, चाहे वो मवेशी मंडी के इस इलाके के लोग हों, चाहे यूसुफ गोट हों या दीगर आबादियाँ हों, वो सब परेशान है कि अब क्या होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद, में आप साथ मौजूद थे। गुजारिश ही कर सकते हैं जी, वो जो 13 साल से यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, आवाम के लिए कुछ काम भी कर लें, ताकि जो अब आने वाला ये मानसून है जिसका आगाज़ आज से हो चुका है, ये आवाम के लिए दर्द सर ना बने। अगले केस की जानिब बढ़ रही हूँ, उस पर बात करने जा रही हूँ। इस्लामाबाद में जो वाक़या हुआ, जो हौलनाक वाक़या हुआ, नौजवान जोड़े पर तशद्दुद का केस, अब जैसे जैसे इस पर बात हो रही है, जैसे जैसे इस पर इंकशाफात हो रहे हैं, मज़ीद खौफनाक हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। DIG साहब ने, कौसर साहब ने, अब से थोड़ी देर पहले, अफजाल कौसर साहब ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मज़ीद दफ़ात लगाई गई हैं इस केस में, उसके बारे में उन्होंने बताया। ज़रा सुन लीजिए उनकी बात। हमारे पास 6 लोग गिरफ़्तार हैं, और जिसमें उस्मान मिर्ज़ा भी शामिल है और बाकी उसके साथी हैं। इसमें हमने विक्टिम्स की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली है, जो दोनों विक्टिम्स हैं। उस स्टेटमेंट में जो चीज़ें सामने आई हैं, इन लाइट ऑफ दैट हम कुछ नई दफ़ात इस केस में ऐड करने जा रहे हैं। और वो दफ़ात क्या हैं? 384 है भत्ता मांगने की दफ़ा, 395 उनसे पैसे छीनने की दफ़ा, 375A और 375D जो रेप से मुतल्लिक दफ़ात हैं, अटेम्प्टेड। अगर किसी के भी इन्वॉल्व होने की, किसी के सपोर्ट करने की कोई एविडेंस आएगी तो डेफिनेटली हमने किसी सूरत उसको स्पेयर नहीं करना, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इंतहाई हौलनाक और अफसोसनाक दफ़ात जो हैं वो लगाई गई हैं, जो कि लड़की ने जब बयान अपना रिकॉर्ड करवाया उसके बाद पता चला है कि मजलूम के साथ रेप भी किया गया है, जिसकी दफ़ात इसमें अब शामिल की गई हैं। 375A एंड 375D, जिसकी सज़ा 10 से लेकर 25 साल तक होती है। नूरुल अमीन दानिश मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया नूरुल अमीन आपका। ये जो 5 से 6 लोगों का ये पूरा गैंग और ये जो ग्रुप यहाँ पर धावा बोला था, जिन्होंने इन लोगों को तमाम को गिरफ्तार किया गया है। अब सिर्फ एक यही वाहिद केस है, मज़ीद भी केसेस सामने आए हैं? जी किरण, देखें यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत कि जो इनके ऊपर ये रेप की दफात शामिल की गई हैं, पुलिस के मुताबिक जो लड़की है उसके साथ जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, 5-6 लोग उस्मान मिर्जा के जो साथी थे, उन्होंने जो वहाँ पर लड़का और लड़की मौजूद थे उनको मजबूर किया कि वो आपस में जो है जो अपना बदफेरी करें, और उसकी फिर वीडियोस जो हैं वो उन्होंने बनाई। तो दूसरा ये कि पुलिस ने जितने भी लोग थे इस केस से जुड़े हुए उन तमाम को अरेस्ट किया है, और बदतखोरी की भी इनके ऊपर दफात शामिल की गई। उसके अलावा जब ये वकूआ हुआ तो उस वक्त जो उस वक्त लड़का मौजूद था उसकी जेब में जितने भी पैसे थे वो उस्मान मिर्जा ने उसी वक्त ले लिए, और उसके साथ साथ फिर मुख्तलिफ औकात में तकरीबन 13 लाख रुपए भत्ता भी जो है वो वसूल किया गया। तो इन 2 दफात
कि शामिल करने से जो है पुलिस के मुताबिक डीआईजी ऑपरेशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनमें भी उन्होंने यही कहा है कि इससे जो केस है वो काफी मजबूत होगा और इसको हम फिर आगे जो इसमें प्रोसीडिंग्स हैं वो ज्यादा अच्छी तरीके से केस को रिप्रेजेंट करेंगे। सही। नूरुल अमीन दानिश, यानी जब लड़की ने बयान रिकॉर्ड करवाया है अपना, तो उसके बयान के मुताबिक पुलिस ने ये रेप की दफात इसमें शामिल की हैं। पुलिस ने खुद इस बात को कंफर्म नहीं किया है कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। देखिए, हाँ जी, लड़की और लड़के ने जो बयान दिया है पुलिस को, उसके मुताबिक ही पुलिस ने ये बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड किए, उसके बाद ये दफात लगाई हैं और ये रेप की कोशिश की दफात हैं, क्योंकि जब लड़की और लड़का वहाँ पर मौजूद थे तो जो उस्मान मिर्जा और जो उसके साथी थे उन्होंने दोनों को बरहना किया, उसके बाद उनको बदफेली पर मजबूर किया। तो बेसिकली इस दफा की शामिल करने की पुलिस की ये वजह थी अब तक जो पुलिस का ऑफिशियल जो मौक़िफ़ सामने आया है। अच्छा, अब ये भी बताइएगा, क्योंकि आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अफजाल कौसर साहब ने, दफात इसमें दफात पे दफात शामिल हो रही हैं। इससे पहले भी 5 दफात लगाई गई, आज मजीद फिर इसमें 3 दफात और शामिल की गई हैं। तो बताइए केस के बारे में कितने पुरुम्मीद हैं, कितने यकीन है इनको, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब भी कह चुके हैं कि बचना नहीं चाहिए, ये सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इसके खिलाफ। तो कितने पुरुम्मीद हैं कि इसको सज़ा ज़रूर मिलेगी? जी किरण, देखें, पूरी पुलिस की जो क़यादत है इस्लामाबाद में सिर्फ एक ही केस नजर आता है कि सारी जो पुलिस है आईजी से लेके और एसपी तक वो सारे इस केस के ऊपर लगे हुए हैं और बड़े पुरुम्मीद हैं, क्योंकि इस केस को डीआईजी और आईजी लेवल की जो अफसरान है वो डायरेक्टली इसको देख रहे हैं और कोई भी चीज जो है, कोई भी एक भी चीज में एक भी स्टेप आगे जाने के इससे पहले जो एसपी हैं, एसएसपी हैं, वो डीआईजी और आईजी को सारे मामले से बताते हैं। जब वो उनको ओके करते हैं तभी इस केस को आगे लेकर चलते हैं। तो इस हवाले से डीआईजी ऑपरेशन काफी पुरुम्मीद हैं, आईजी साहब भी काफी पुरुम्मीद हैं कि इस केस को वो मंतकी अंजाम अच्छा नूर, तक पहुंचाएंगे। एक और भी बात ये कि इस केस के हवाले से ये बातें भी सामने आ रही थी कि ये पूरा का पूरा गंदा धंधा है इस गैंग का, जिसको उस्मान मिर्जा लीड कर रहा होता है। तो अब जब मोबाइल फ़ोन रिकवर किए हैं पुलिस ने, तो क्या मजीद बताया है, क्या मजीद लोग भी हैं जो जिनसे ये पैसे वसूल कर रहा था या जिनको इसी तरह से हरासा किया, जिनको इसी तरह से माफ़ कीजिएगा बरहना किया गया, जिनकी इसी तरह से वीडियोज़ मौजूद हों इसके पास? जी देखें, ये आज डीआईजी ऑपरेशन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी हुआ। उन्होंने मोबाइल फोन तो बरामद कर लिया, अब उसका फोरेंसिक के लिए उसको भिजवाया गया है और उसके बाद जो है पुलिस ने ये कहा है कि अगर उसमें से कोई ऐसी चीज मिलती है कि उसने और भी फैमिलीज को और भी लोगों को इस तरह हरास किया है और उनके साथ भी इस तरह का उसने ज्यादती की है, तो डेफिनेटली उनको भी जो है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब तक जो है सिर्फ यही इसी जोड़े की जो वीडियोस हैं वो सामने आई हैं, फोन के जो उसके iCloud के जो पासवर्ड वगैरह थे वो भी उससे ले लिए गए हैं और जो उसका फोन था उसको अनलॉक किया है। अब देखना है कि उसमें से मजीद क्या क्या चीजें निकलती हैं। अच्छा, ये जो इससे इन्वेस्टिगेशन हुई है अभी तक, इससे मजीद तहकीकात हुई हैं उस्मान मिर्जा से, क्या इसने मजीद अपने साथियों के बारे में बताया है? क्योंकि कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि मुनज़्ज़म तरीके से इस्लामाबाद में काम कर रहे थे, बड़े बड़े लोगों से इनके ताल्लुकात भी थे और ये उनके ज़रिए से भी ये सारे काम कर रहे होते थे। इस तरह की भी खबरें सुनने में आ रही हैं, तो कोई कन्फर्मेशन पुलिस की जानिब से की गई है इस तरह की? देखें किरण, कुछ भी कहना का गलत वक्त होगा इस हवाले से, क्योंकि पुलिस के मुताबिक जो है इस चीज को पुलिस ने अभी तक तो कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये चीजें सोशल मीडिया के ऊपर जरूर गर्दिश कर रही हैं। तो ये चीजें तभी सामने आएंगी जब कोई कंप्लेनेंट सामने आएगा या उसके मोबाइल से कोई ऐसी चीज मिलती है पुलिस को कि जिससे ये चीज स्टैब्लिश हो कि इसने और भी फैमिलीज को और भी लोगों को इस तरह डिस्टर्ब किया। लेकिन अभी तक तो सिर्फ यही केस पुलिस के सामने है और इसी को पुलिस देख रही है। सही, ये गुजारिश भी है और ये दुआ भी है कि ये बदतरीन शख्स अपने अंजाम पहुँचे, कैफर किरदार तक ज़रूर पहुँचे कि पुलिस की जानिब से मुसलसल दफ़ात पे दफ़ात तो शामिल की जा रही हैं केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लेकिन इस पर अमल कितना होता है, इसको सज़ा कैसे मिलती है और कब तक मिलती है, इसके लिए पूरी पाकिस्तानी कौम को इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इस वाक़े के बाद पूरी पाकिस्तानी कौम की नज़रें जो हैं वो शर्म से झुकी हुई हैं। आगे बढ़ रही हूँ नाज़रीन, वज़ीर आज़म के मुशीर और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन की जानिब से दोहरी मराहत लिए जाने का मामला सामने आया है, जिस पर स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है मुदस्सिर नज़ीर ने, दिखाने जा रही हूँ आपको। डॉक्टर इशरत हुसैन एक बड़ा नाम, बरसों वर्ल्ड बैंक में रहने के बाद गवर्नर स्टेट बैंक भी बने। इस वक्त वजीर आजम के मुशीर बराए अदारा जाती इस्लाहात और किफायत शारी भी हैं, मगर इन दिनों डॉक्टर इशरत हुसैन की जानिब से
दोहरी मराद लिए जाने का मामला सामने आया है। डॉक्टर इशरत हुसैन इस वक्त वजीर आजम के मुशीर के तौर पर तनख्वाह के साथ तमाम तर मराद पा रहे हैं और इसके साथ साथ IBA कराची से भी बतौर प्रोफेसर एमिरिटस कई लाख रुपए एजाजिया और मराद भी ले रहे हैं। जिनमें गाड़ी और पेट्रोल के साथ ड्राइवर भी शामिल है। IBA से डॉक्टर इशरत हुसैन का एजाजिया और मराद 2016 से जारी हैं। मगर जब 2018 में इन्होंने वजीर आजम के मुशीर का मनसब संभाला तो अदारे की इंतजामिया ने IBA के जिम्मेदारान के सामने ये सवाल रखा कि वो डॉक्टर इशरत हुसैन के दोहरे मुआवजों और मराद जारी रहने से मुताल्लिक कोई फैसला करें। मगर IBA ने डॉक्टर इशरत हुसैन की ये मराद जारी रखी। जब समा ने साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन से वफाकी मुशीर की मराद के साथ IBA से भी मराद लेने का सवाल किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। FI शारी के एडवाइज़र हैं, ठीक है, आप उधर से भी मराद ले रहे हैं और IBA से भी कई सालों से मराद ले रहे हैं और मैं तो कोई मराद नहीं ले रहा यहाँ से। मैं प्रोफेसर एमिरिटस हूँ, उसका ऑनरेरियम मुझे मिलता है। IBA से मुझे कोई मराद नहीं मिलती हैं, मुझे ऑनरेरियम मिलता है। मैं चेयरमैन सीफ का हूँ और प्रोफेसर एमिरिटस है। आप इसके लिए मुझे यहाँ पर करना सर, उसके अलावा ये बात हुई थी आपसे। मराद लेने वाले डॉक्टर इशरत हुसैन तो तरदीद कर रहे हैं मगर मराद देने वाले न सिर्फ तस्दीक कर रहे हैं बल्कि इनके नज़दीक ये कोई बड़ी बात भी नहीं। मराद में आप गाड़ी, ड्राइवर, फ्यूल, ये चीज़ें भी आती हैं। तो ये क्या सर, उनको एक कर्टेसी गाड़ी और एक ड्राइवर और ये थोड़ा बहुत मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि उनकी गाड़ी आगे पीछे रोज़ भाग रही होती क्योंकि वहाँ रहते हैं, बहुत कम आते हैं। IBA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अकबर जैदी के नज़दीक डॉक्टर इशरत हुसैन को दोहरी मराद देने में कोई मजायका नहीं है, ना ही एजाजिये के तौर पर कोई खतीर रकम देने में। बहुत मामूली सा उनका ऑनरेरियम है, बहुत ही मामूली सा। इतना है कि मैं बताना नहीं चाहता, बहुत मामूली सा। एक टोकन होता है कि थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। डॉक्टर अकबर जैदी ने तो ये नहीं बताया कि वो डॉक्टर इशरत हुसैन को कितना एजाजिया देते हैं, मगर ये हम आपको बताते हैं कि एजाजिया की रकम है पूरे 4.5 लाख रुपए माहाना, जो साल की तकरीबन निस्फ करोड़ रुपए रकम बनती है। मगर इसके बावजूद एजाजिया वसूल करने वाले इसे ज़्यादा रकम नहीं समझते। समा ने डॉक्टर इशरत हुसैन से 4.5 लाख रुपए बतौर एजाजिया वसूल करने का सवाल किया तो उन्होंने इसे मामूली रकम करार दिया। सर, कायद-ए-आज़म भी एजाजिया सिर्फ 1 रुपया लेते थे, ठीक है जी, एज ए गवर्नर कायद-ए-आज़म भी जी। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है? नहीं, आजकल के ज़माने में नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरी में इतना नहीं होता और मुझे कोई पैसों की नहीं है। IBA इंतजामिया की जानिब से डॉक्टर इशरत हुसैन पर की जाने वाली नवाजिशों पर इसलिए भी सवाल उठता है कि अदारे के फंड का एक हिस्सा अवाम के टैक्स के पैसों का होता है, जिससे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBA भी इनकार नहीं करते। IBA भी जो है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध और HEC से ज्यादा पैसे नहीं लेती, बहुत कम लेती है। जराए का कहना है कि IBA से मिलने वाली मराद में शामिल गाड़ी, ड्राइवर और पेट्रोल बिल अमूम डॉक्टर इशरत हुसैन की अहलिया इस्तेमाल करती हैं, जिसका माहाना खर्च 50,000 रुपए है जो IBA उठाता है। डॉक्टर इशरत हुसैन की इन्हीं अहलिया के अमेरिका में मौजूद असासों की मालियत तकरीबन $2 करोड़ के करीब है। IBA की मराद से मुस्तफीज होने वाली अहलिया के इन असासों की ये तफसील डॉक्टर इशरत हुसैन ने खुद जून 2020 को जारी की थी। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर अजीज, समा, कराची। प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो गया है नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो आपको बताऊंगी कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम में मरियम नवाज साहिबा के अंदाज ज़रा बदले हैं। क्यों, वजह बताऊंगी ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन आपको। एक कोरोना के नए नए वेरिएंट्स जिसमें डेल्टा वगैरह उन्होंने खौफ में मुब्तला किया हुआ है। अब दूसरी तरफ कराची में निगलेरिया की वबा भी बेकाबू हो चुकी है, जिससे अभी तक जो अपडेट्स हैं उनके मुताबिक 5 लोग अपनी जान से जा चुके हैं। आज जाबाक होने वाला शख्स दोस्तों के साथ फार्म हाउस पर गया था। खदशा है ये हमला वहाँ हो क्योंकि निगलेरिया ज़्यादातर पानी में फैलता है और इंसानी दिमाग को मुतासर करता है। अब ये बज़ाहिर साफ़ दिखने वाले पानी में मौजूद होता है, अगर उस पानी में नहाया जाए तो ये नाक के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है और दिमाग में सोजिश पैदा करता है। डॉक्टर्स की राय है कि फिर 4-5 दिन में दिमाग आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। ये इतना संगीन है नाज़रीन कि चंद रोज़ में ही इंसान को मौत के मुंह में पहुंचा देता है। बचना कैसे इससे, कराची में ही क्यों इसका ज़ोर है? मेरे साथ डॉक्टर हिरा मौजूद हैं, उनसे जानती हूँ मैं। डॉक्टर हिरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहते हैं कि क्लोरीन निगलेरिया से तहफ़्फ़ुज़ देती है, लेकिन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि पंपिंग स्टेशन से मिलने वाले 70% पानी में या तो क्लोरीन होता ही नहीं है या फिर वो हल्की मकदार में होता है। क्या इसी वजह से कराची में ये बड़ा तेज़ी से फैल रहा है? और ये भी बताइएगा कि इसका सबसे ज़्यादा ज़ोर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में क्यों है? हिरा। अच्छा, थैंक यू किरण फॉर योर क्वेश्चन। मैं सबसे पहले तो इस बात पर रोशनी डालती चलूँ कि कराची सीवरेज बोर्ड की तरफ से एक क्लोरीन का ना होना, देखें क्लोरीन की कमी एक वैलिड रीज़न है इसका कि जी निगलेरिया यहाँ पे अफजाइश पाता है क्लोरीन की कमी की वजह से। मगर क्लोरीन की कमी ही सिर्फ इसका एक वाहिद रीज़न नहीं है, ठीक है। ये जो मौसम हम मानसून का आता है या डैम्प सीज़न आता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नमी पाई जाती है, तो क्लोरीन की कमी सिर्फ रीज़न नहीं है, नमी का मौसम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हीट जिस मौसम में ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगती है वहाँ पर भी ये ब्रेन ईटिंग अमीबा जिसको आप निगलेरिया कहते हैं ये अफजाइश पाने लगता है। अब जहाँ पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नेग्लिजेंस की सवाल आती है वहाँ ये है कि यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जब ये मौसम आए हम यहाँ पर 3 फेजेस में काम करना शुरू करते हैं कि निगलेरिया आउटब्रेक से पहले हम यहाँ पर एक लेटर शाया करते हैं कि जी अब ये सीज़न की आमद है तो आपने क्लोरीन वाफिर मिकदार में वाटर में प्रोवाइड करना है, जो कि 1 ppm पर ml है। वाटर के अंदर क्लोरीन की मिकदार होनी चाहिए जो निगलेरिया के 99.9% बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है। अगर अब ये क्लोरीन अगर ना मिले यहाँ पे तो निगलेरिया अफजाइश पाने लग जाता है। अब नेचुरली जो वाटर सोर्स हमारी जो वाटर पाइप के थ्रू ये पानी टैप वाटर के अंदर या जहाँ भी इसकी सप्लाई होगी और ये पानी यूजेज में आएगा तो ये अपना डैमेज करेगा। इसका डैमेज जो है वो सिर्फ नाक के ज़रिए है। अगर ये पानी मुंह के ज़रिए या कान के ज़रिए बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये इतना हार्मफुल, इतना डेंजरस नहीं है। जाके ये सिर्फ नाक से जो दिमाग की तरफ असरअंदाज होता है वहीं ये ज़ोर पकड़ता है। ओके, यानी कि आप कह रही हैं कि ये जब ऑब्वियसली क्लोरीन की मकदार ही नहीं है तो फिर तो ये जब जो घरों में पानी होता है ये जरासीम तो उसमें भी मौजूद हो सकता है, टैंक के पानी में या लाइनों के जरिए नलकों से आने वाले पानी में भी हो सकता है। अब आप कह रही हैं कि ये तो नाक के जरिए, अगर नाक से पानी गया तो ये असर करेगा, यानी वजू वगैरह के दौरान भी खुदा न खास्ता ये पानी इस्तेमाल हो गया तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इस सीज़न में अभी जो आप देखें परसों जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में एक बच्चे की डेथ हुई है, 8 साल बच्चे की, उसका भी हिस्ट्री यही था कि नाक के ज़रिए पानी, ये बहुत एक कॉमन फैक्टर है। अगर आप किसी भी केस स्टडी को स्टडी करें कि वज़ू के दौरान नाक से पानी गया, एज अ मुस्लिम हमारी कम्युनिटी के अंदर जब हम वज़ू करते हैं तो टैप वाटर के अंदर ये बहुत कॉमनली पाया जाता है। उसके लिए हम ये करते हैं कि जब भी इसका मतलब आउटब्रेक का हमें लेटर मिलता है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, डायरेक्टर हेल्थ की तरफ से, तो हम हर जगह से, हर एरिया से वाटर सैंपल कलेक्ट करते हैं कि ताकि हमें हॉटस्पॉट पता चल सके कि किस एरिया में पानी की किस सप्लाई के अंदर हमारे पास निगलेरिया का बैक्टीरिया ज़्यादा पाया जा रहा है। तो फिर हम वहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, फिर एज अ टीम हम वहाँ पे क्लोरीन टैबलेट्स की डिस्पेंसिंग स्टार्ट करते हैं ताकि नुकसान से बचा जा सके, क्योंकि ये एक बहुत सीरियस आउटब्रेक होता है। एग्जैक्टली हिरा, मुझे याद है अच्छे तरीके से, आज से तकरीबन 2 साल पहले एक बड़े मशहूर मारूफ नातखा थे, अपनी फैमिली के साथ गए थे वो पिकनिक पर, और जब वापस आए थे उन्हें शदीद बुखार हुआ था और बुखार के बाद अगले ही दिन विदिन 24 आवर्स उनकी डेथ हो गई थी। तो उसमें भी यही पता चला था कि एक तो सबसे बड़ा कॉज कि स्विमिंग पूल पर और यही वाला वेदर था, निगलेरिया पाया गया और उसके बाद उनके दिमाग को डैमेज किया और उनकी डेथ हो गई। तो मुझे बताइएगा इसकी अलामात क्या होती हैं, कैसे पता चलता है और कैसे फौरी तौर पर क्या क्योर किया जा सकता है? लाइक 24 आवर्स के अंदर अंदर ये पता चल सकता है?
बहुत माजरत के साथ कि जब तक इसकी मैनिफेस्टेशन हमारे सामने आती है बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी नाक के ज़रिए, नाक एक ऐसा मीडियम है जो ब्रेन के लिए डायरेक्ट ओपनिंग का काम करता है। ठीक है, नाक के ज़रिए ब्रेन का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है जो कोई भी बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म ट्रैवल कर सकता है। तो जब ये नाक के ज़रिए ब्रेन के अंदर करता है, इन्फेक्शन या सोजिश दिमाग की पैदा करना शुरू करता है, सबसे पहले पेशेंट आपको कंप्लेन करते हैं कि जी मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, और ये किसी सूरत, किसी दवाई से, किसी पेन किलर से क्योर नहीं होता। इसके बाद फिर आपको कन्फ्यूजन या आपको अपनी ओरिएंटेशन लॉस होना शुरू हो जाती है कि पेशेंट को पता नहीं चलता कि इर्द गिर्द हो क्या रहा है, वो इतना कंफ्यूज अपने आप को महसूस करता है। सिर्फ हेरा, मुझे सिर्फ शॉर्टली ये बता दीजिए कि आवाम कैसे हिफाजत करें अपने, क्या घरों में वो क्लोरीन की गोलियां वगैरह जो मिलती हैं वो टैंक्स में डाल दें तो फ़ायदा हो सकता है? जी बिल्कुल, डेली एक ओवरनाइट आपको क्लोरीन की टैबलेट डाल देनी चाहिए। अपनी टैंक्स की सफाई कीजिए, टैंक्स की सफाई, अपनी वाटर टेस्टिंग कराइए नियरेस्ट जो भी लेबॉर्ट्री अवेलेबल है। नाक के ज़रिए मैं कहूँगी कि इस वक्त इस सीज़न में वज़ू के दौरान अगर हम तयम्मुम को प्रमोट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि हम इसको बिल्कुल ठीक है, लोग जितना कर सकते हैं वो खुद से एहतियात कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिरा ज़हीर, बात मौजूद थी। आगे बढ़ी हूँ नाज़रीन, अफगानिस्तान में सूरत हाल अब दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। कल भारत ने कंधार में कौंसल खाना खाली किया है, आज वो तालिबान के कब्ज़े में चला गया है। अफ़गान तालिबान ने वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि जाते हुए भारतीय सिफारतकारों और सिक्योरिटी अमले ने अपना सामान भी पैक नहीं किया है। भारत ने जितना पैसा अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी पर लगाया, सब का सब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है भारत को। तालिबान का दावा है कि वो तकरीबन 50% अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर चुके हैं, अफ़गानिस्तान को काबू कर चुके हैं। अब इस सूरत हाल में ईरान ने बॉर्डर पर फ़ौज तैनात की है, भारी हथियार मुंतकिल किए जा रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत के लिए अमेरिका और तुर्की में मामला तय पा गए हैं, जिसके बाद एयरपोर्ट पर एयर डिफेंस सिस्टम फ़ाइल कर दिया गया है। तालिबान तर्जुमान ने सुहेल शाहीन ने कहा है कि तुर्क सदर तारीख़ी गलती कर रहे हैं। तुर्की ने अगर काबुल एयरपोर्ट पर फ़ौज उतार दी तो फिर खुली जंग होगी। इस पर बात करने के लिए, क्योंकि ये सूरत हाल अब गेटमेंट हो रही है, इस पर बात करने के लिए खुर्शीद कसूरी साहब थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि ओवरऑल खित्ते की सूरत हाल क्या होने जा रही है, और स्पेशली भारत के अपने कौंसल खाने, सिफारत खाने खाली कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद कसूरी साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए, तालिबान ने 6 हफ्तों में वो अचीवमेंट्स की हैं जो कई सालों में मुमकिन नहीं थी। सर समझा जा रहा था, क्या इस सूरत हाल में सर अमेरिका इस तरह रिएक्शन नहीं दे रहा जैसे माजी में दिया जाता था? क्या ये मुमकिन है कि तालिबान एक बार फिर सर खित्ते में अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बने? खुर्शीद साहब देखिए, बात यह है कि जब अमेरिका ने ऐलान किया कि वो वहां से जा रहा है तो ये बात क्लियर हो गई कि ज्यादातर जो उनको रोका गया वो एयर कवर से था। अमेरिकन एयरफोर्स के जो पर्सनल है, ठीक है अभी वहाँ कुछ बंदे मौजूद हैं, लेकिन एक नफ्सियाती तौर पर बड़ा धक्का था गवर्नमेंट फोर्सेस के लिए, क्योंकि उनको ये पता है कि तालिबान जो है उन्होंने साबित किया है कि लड़ने में वो किसी से पीछे नहीं है, शुजाअत में जो उनका अपना नजरिया है उसको प्रमोट करने के लिए कई साल वो लड़े हैं। लेकिन उनको जिस चीज ने चेक में रखा हुआ था वो एयर पावर थी अमेरिका। जब एयर पावर वहां से सब खत्म हो रही है तो उन्होंने एक उसका पूरा नफ्सियाती फायदा उठाया कि अभी वो निकले भी नहीं है, तो उन्होंने अपना जो उनके वफादार थे उनको आगे लेके गए हैं, बल्कि एक लिहाज से उन्होंने दुनिया को सरप्राइज किया गया है। समझा यह जाता था कि तालिबान पश्तून मूवमेंट है, इन्होंने साबित कर दिया कि अब जो हमले हुए हैं वो शुमाल में है, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के बॉर्डर पे। मतलब यह है कि तालिबान ने अपने अंदर पश्तून तो उनके साथ पहले थे ही, उज़्बेक और ताजिक और हज़ारा भी मिलाए, और अब उन्होंने ईरान के बॉर्डर के ऊपर भी चौकियों पे कब्जा किया है। तो सिर्फ अभी तालिबान जो है वो पश्तून मूवमेंट जो है वो उसको कहना शायद गलत होगा, अभी भी भारी तौर वो बुनियादी तौर पर पश्तून मूवमेंट है, लेकिन 25% तकरीबन उनकी जो लीडरशिप है
अब वो नॉन पश्तून्स पर मुश्तमिल है, तो उन्होंने अपने आप को ब्रॉड बेस किया है। यही हैरानी की बात है कि उन एरिया में समझा तो ये जाता था कि पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब उनकी ज्यादा सपोर्ट है, लेकिन जिन इलाकों में उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, चीन, ईरान, इन तमाम बॉर्डर्स पर उन्होंने चौकियों पे पेशकदमी की है। तो पता चलता है कि सपोर्ट उधर से भी है। सर ये बताइए, इंडिया की बड़ी सूरत हाल दिलचस्प है कसूरी साहब। एक तरफ उनके कौंसल खाने पर तालिबान कब्जा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कतर में तालिबान से मुलाकातें कर रहे हैं। तालिबान के तर्जुमान कह रहे हैं कि भारत न्यूट्रल रहे इन मामलात में। सर भारत की सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? सर इतना इन्वेस्ट किया और अब भागना पड़ रहा है। देखिए, भारत वही कर रहा है जो उसके सामने ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शन अगर अमेरिका वहां नए ऑप्शन क्रिएट नहीं कर सका तो भारत क्या कर सकता है? भारत के तो सारा जितनी उनकी गेम थी वो इस बुनियाद पर चल रही थी कि वहां अमेरिका मौजूद रहेगा। वो मान नहीं सकते जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक सीधा साधा ऐलान कर दिया और फिर बाइडन आए, जिनके बारे में चाहे गलत फहमी सही हिंदुस्तान को भी थी और मेरा ख्याल है नॉर्दर्न अलायंस की लीडरशिप बशमूल प्रेसिडेंट अशरफ गनी को भी गलत फहमी थी कि चलो जी अब वो चले गए हैं जो है ट्रंप, तो अब ये आ गए हैं तो ये शायद मुख्तलिफ पॉलिसी अपनाएंगे। लेकिन वो भूल गए कि प्रेसिडेंट बाइडन तो वो शख्स हैं जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने प्रेसिडेंट ओबामा की हुकूमत में भी इख्तलाफ किया था मजीद फौजें अफगानिस्तान भेजने में। तो उन्होंने तो बड़ी क्लियरली फैसला कर लिया है कि 20 साल हो गए हैं, 2 नस्लें लड़ती हैं, तीसरी नस्ल को नहीं भेजेंगे, बड़ा क्लियर। अब उसके साथ जब ये वाशिंगटन गए थे प्रेसिडेंट अशरफ गनी, बिल्कुल ठीक। सर अब अमेरिका की तरफ से लूप होल छोड़े गए खुर्शीद साहब, लेकिन एक और तरफ आप देखिए इंडिया वहां से भाग रहा है, लेकिन तुर्की के जो बयानात आ रहे हैं कि काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत के लिए अमेरिका और तुर्की में सर मामला तय पा गए। तालिबान उसे खुली जंग कह रहे हैं, अमेरिका पीछे हट रहा है, पाकिस्तान मुदाखलत से इज्तनाब कर रहा है, रूस जैसी ताकतें तक खामोश हैं। सर तुर्की क्यों इस वक्त में तालिबान का सामना करना चाह रहा है? एक तालिबान का शायद नहीं करना चाह रहा, लेकिन तुर्की का अपना जो उन्होंने अपनी तरजीहात में ये रखा है कि उनके अमेरिका में के साथ बहुत ज्यादा इख्तलाफात पैदा हो गए थे शाम के मामले में और फिर कुर्दों के मामले में, बल्कि उन्होंने शाम के इलाके में एक कॉर्डोन सैनिटायर जिसको कहते हैं, उन्होंने उस पर कब्जा करके कहा कि जो शाम के रेफ्यूजीज हैं उनको वहां बात करेंगे। तो उनका अमेरिका से शदीद डिसएग्रीमेंट थे उसके ऊपर। अब लेकिन वो ये भी समझते हैं कि रूस से ताल्लुकात तो बेहतर बना रहे हैं, लेकिन वो रूस की और की ऑटोमन एम्पायर के वक्त से आपस में मुकाबला है इस इलाके में। खास तौर पर ये जो इलाका माउंटेनस एरिया है उन दोनों के दरमियान, वहाँ उनका काफी झगड़ा रहता है रूस का और इनका, यानी मफादात का टकराव समझे। अभी भी जो सर फिर इससे तो पाकिस्तान पर भी बड़ा असर पड़ेगा सर। तुर्की के पाकिस्तान और तुर्की के अच्छे ताल्लुकात हैं, पर तुर्की अगर अमेरिका की बेल्ट में जाना चाहता है। अब सर पेशावर में तालिबान के हक में नारे लगे हैं, यकीनन अफगान सूरत हाल से पाकिस्तान खुद को दूर तो नहीं रख सकता। ऐसे में फिर क्या वही पॉलिसी होगी, गुड तालिबान और बैड तालिबान, ये वाली पॉलिसी नाफिज होती नजर आ रही है सर आपको? फिर पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान कोई दखल नहीं देगा पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। बहुत नुकसान उठा चुके हैं हम मुदाखलत करके। कोई कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजिक डेप्थ का हमें नहीं चाहिए। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, उसकी मजबूत फौज है, दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर है, उसकी कोई जरूरत नहीं किसी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की। अफगानिस्तान जो है हमें सिर्फ एक ही चाहिए कि अमन हो वहाँ। जहाँ तक तुर्की के मामलात हैं वो तुर्की के अपने मामलात हैं। वो चाहता है कि अमेरिका से इतने ताल्लुकात उनके खराब हुए हैं, जो उनकी करेंसी भी गिर गई है, अमेरिका ने उन पर सैंक्शंस भी लगाई हैं। वो कुछ समझते हैं कि इस इलाके में अमेरिका के करीब आए, लेकिन मेरा अपना जाती यह ख्याल है कि अगर वहाँ वाकईतन
तुर्की नहीं चाहेगा तालिबान के साथ जंग हो। अब इसका क्या रास्ता है, मैंने आपको सिर्फ वजह बताई है कि तुर्की क्यों गया है। वो नेटो का मेंबर है और उन्होंने कहा ये है कम अज कम कि जी ये जो हवाई अड्डा है ये ओपन रखा जाएगा डिप्लोमेट्स के लिए कि वो आ जा सकें, ये दलील दी गई है। अब देखें ठीक बिल्कुल ठीक है सर, पाकिस्तान की वाज़ेह पॉलिसी है अपनी और वो बता चुका है कि अब हम किसी की जंग का हिस्सा बनेंगे नहीं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। अगले सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे। नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से अब बात करने वाली हूँ। मरियम नवाज़ साहिबा वो हैं जो मफाहमत के नाम से ना चढ़ती हैं, मज़ामत को अपना हथियार समझती हैं। इदारे हों, शख्सियात हों, मरियम बीबी वो हैं जो धमकाने से बाज नहीं आती। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ है, उनको बड़े बदले बदले तेवर हैं उनके। क्या कोई ख़ास पैगाम मिल गया है उनको? आज इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मरियम साहिबा ने कहा कि कई लोग अपने ज़ाती मफाद के लिए नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं कि शायद नवाज़ शरीफ फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। मरियम नवाज़ कह रही हैं कि वादी नीलम और वादी लीपा में जगह जगह उनको पाक फ़ौज के जवान नज़र आए जो दुश्मन से हमारी हिफाजत करते हैं। मुझे उन वर्दी में मलबूस जवानों पर बहुत प्यार आया, मैंने भी उनको सलाम किया और उनमें से अक्सरियत ने मुझे भी सैल्यूट किया। मरियम नवाज़ कह रही हैं ऐसा। अब उन्होंने मज़ीद कहा नवाज़ शरीफ साहब ने कि मरियम नवाज़ शरीफ साहब ने साहिबा ने कहा कि फ़ौज का बजट और फ़ौजी जवानों की तनख्वाहें हमेशा नवाज़ शरीफ साहब के दौर में बढ़ी हैं। इमरान खान हालांकि सेलेक्ट होकर आए हैं लेकिन मौजूदा दौर में उन जवानों की तनख्वाहें बढ़ी नहीं है। सुनिए ज़रा उनकी बात। अगर पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता अपनाना है तो इदारों को भी नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। वो वक्त दूर नहीं कि सब वही जबान बोलेंगे जो आपका लीडर नवाज शरीफ बोल रहा है। कई लोग अपने जाती मफाद के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं कि शायद नवाज शरीफ फौज के इदारे का मुखालिफ है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों पर। नवाज शरीफ ने जिन लोगों पर तनकीद की उसको किसी इदारे पर तनकीद का नाम न दिया जाए। आटा चोरो, चीनी चोरो, जान चोरो। उनके वज़रा खुलेआम यहाँ पर पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तमाम रियासती वसाइल झोंकने के बावजूद तहरीके इंसाफ की हालत आजाद कश्मीर में पतली नजर आती है। ज़्यादा अक्सरियत के इमरान खान को लाले पड़े हुए हैं। पूछना तो बनता है सवाल और यकीनन अगले प्रोग्राम्स में हम ज़रूर ये सवाल उठाएंगे और सवाल ज़रूर करेंगे कि मरियम साहिबा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, चलिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को इस बात पर छोड़ दीजिए, लेकिन मरियम साहिबा की तो हुकूमत अभी भी ख़त्म हुई है तो मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत का ही कारनामा बताकर वोट क्यों नहीं मांग रही? क्या ही ज़रूरी है कि दोनों आपस में एक दूसरे की बुराइयाँ करें, इमरान खान साहब के हवाले से बात करें और फिर उसके बाद वोट मांगे? बहरहाल जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।